तुमको जगह नहीं मिला जी? हैं? सबको जगह मिला, तुम यहाँ क्या लगाए टूल? बैठ जाओ बैठ जाओ, चलिए लाइव करिए। कहाँ तक आ गए हैं? अच्छा, ब्लड ग्रुप। ब्लड को हम पढ़ लिए थे, और ब्लड का जो मेन पार्ट था ब्लड प्लाज्मा, और उसकी 3 प्रकार की कोशिकाएं, तो उसको समझ ही रहे हैं। अब है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को समझना है। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नाम काफी चर्चित है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर व्यक्ति थे जिन्हें ये मालूम चला कि सभी व्यक्तियों के रक्त एक जैसे नहीं। जो शुरुआती अवधारणाएं थी ब्लड को लेकर, वो यही थी कि सभी व्यक्तियों का ब्लड एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। सारे मानव के रक्त एक जैसे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं थी, कोई अंतर नहीं था। ये ब्लड के संदर्भ में शुरुआती अवधारणाएं थी, जो 1901 या 1902 ईस्वी में टूट गया। टूट इसलिए गया क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ये पता लगा लिए कि सभी व्यक्तियों के ब्लड एक जैसे नहीं है। और कार्ल लैंडस्टीनर को ये बात की जानकारी कैसे मिल गई कि सारे व्यक्तियों के ब्लड एक जैसे नहीं है? तो कार्ल लैंडस्टीनर पेशे से डॉक्टर थे। अपने डॉक्टर के प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने कुछ व्यक्तियों को बाहर से ब्लड चढ़ाया। तो लैंडस्टीनर ने देखा कि वो जिन जिन व्यक्तियों को बाहर से ब्लड चढ़ाए हैं, उनमें कुछ व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हुए हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों को जो इन्होंने ब्लड दिया बाहर से, उनकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। कार्ल लैंडस्टीनर अपने प्रैक्टिस के दौरान, जो पेशे से डॉक्टर थे, कई लोगों को बाहर से ब्लड दिया, यानी कि ब्लड चढ़ाया। तो उस दौरान इन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति को काफी ज्यादा फायदा मिला और ब्लड चढ़ाने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हुए। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि कुछ व्यक्तियों को ब्लड चढ़ाने के बाद तुरंत ही मृत्यु हो गई। इसी आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर यह अनुमान लगाए कि लगता है कि ये घटना जो हुआ है उसमें ब्लड का योगदान है, और निश्चित ही सारे व्यक्तियों का ब्लड एक जैसा नहीं है, जिसके कारण ये घटना हुई है। इसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर रिसर्च करने लगे, और रिसर्च के दौरान यह बिल्कुल इस नतीजे पर पहुंच गए कि सभी व्यक्तियों का ब्लड एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भिन्नताएं होती है। और ये भिन्नताएं क्यों होती हैं? ये भिन्नताएं होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण। ये भिन्नताएं किसके कारण होती है? एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण। ये भिन्नताएं किसके कारण होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण। एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण। अब यह एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो ये प्रोटीन निर्मित अणु है जिनके कार्य अलग अलग हैं। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर, जिनको यह अनुमान लगा कि सभी व्यक्तियों के ब्लड एक जैसे नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने रिसर्च प्रारंभ किया और नतीजे पर पहुंचे कि सभी व्यक्तियों के ब्लड एक जैसे नहीं है। और अगर सभी व्यक्तियों के ब्लड एक जैसे नहीं है तो उसका कारण क्या है? उसका दो ही कारण है, एंटीजन और एंटीबॉडी।
अब ये एंटीजन क्या है? तो एंटीजन प्रोटीन निर्मित अणु है और यह पाए जाते हैं ब्लड के आरबीसी के कोशिका झिल्ली से चिपके रहते हैं। आरबीसी यानी ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल एक कोशिका है, तो उसके कोशिका झिल्ली पर ये एंटीजन अणु क्या चिपके हुए रहते हैं। यानी एंटीजन की उपस्थिति कहां पर होती है? आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर चिपके रहते हैं, आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर चिपके रहते हैं। और जबकि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी की उपस्थिति ब्लड प्लाज्मा में होती है। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ब्लड भिन्न भिन्न लोगों के अलग अलग होने का कारण एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये ब्लड में पाए जाते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो आरबीसी के कोशिका झिल्ली से ये चिपके रहते हैं, और जबकि एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही प्रोटीन के निर्मित अणु है। एंटीजन भी प्रोटीन का बना होता है और एंटीबॉडी भी किसका बना होता है? प्रोटीन का ही बना होता है। लेकिन इनके काम क्या है? इनके कारण ही सभी व्यक्तियों का ब्लड अलग अलग होते हैं। लेकिन ब्लड में जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी है, इसका क्या काम है? तो एंटीजन का काम होता है शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, एंटीजन का काम होता है शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देना। अर्थात हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगा उसके लिए उत्प्रेरक का, कैटेलिस्ट का काम करता है कौन? एंटीजन करता है। तो एंटीजन बनवाता है हमारे शरीर में क्या? और एंटीबॉडी हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाता है। इससे पहले आपको बताए थे कि टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट थे, वे किसका निर्माण कर रहे थे? एंटीबॉडी का निर्माण कर रहे थे, और एंटीबॉडी हमको बीमारियों से बचा रहे थे। तो ये दोनों ही प्रोटीन अणु, एंटीजन और एंटीबॉडी के कार्य स्पष्ट हुए आपको। एंटीजन का काम है हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देना, और एंटीबॉडी का काम है हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाना। अब अगर एंटीजन नहीं रहेगा शरीर में तो निश्चित तौर पर एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो फिर हम बीमारियों से ठीक से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो यही काम है इसका। हम जो कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, वास्तव में वैक्सीन भी एक प्रकार का क्या है जानते हैं? एंटीजन। वैक्सीन भी एक प्रकार के एंटीजन। हम किसी भी बीमारियों से बचने के लिए जो टीके लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, वे टीके हमारे शरीर में किस रूप में प्रवेश करते हैं? अब फिर वो एंटीजन के रूप में प्रवेश करके हमारे शरीर में किसका निर्माण करवाता है? और एंटीबॉडी का जब निर्माण होता है तो हम उस बीमारी से बचे रहते। कोई भी टीका हो, जैसे बीसीजी का टीका हम टीबी से बचने के लिए लिए, तो बीसीजी का टीका हमारे शरीर में एक प्रकार का क्या हो गया? अब वह टीका यानी कि जो एंटीजन के रूप में प्रवेश किया, अब हमारे शरीर में वो एक ऐसे एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर को टीबी से बचाने के लिए काम करेंगे। तो टीके की प्रकृति किस प्रकार की होती है? एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन के समान होती है, जो बीमारियों से बचाने के लिए शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता है, और तब हम उस बीमारियों से बचे रहते हैं। तो एंटीजन प्रोटीन निर्मित हुए अणु है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देता है, और एंटीबॉडी वे प्रोटीन अणु है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते रहता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही एंटीबॉडी सारे बीमारियों से हमें बचाएंगे। हर बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनते रहते हैं हमारे शरीर में। जिनके शरीर में जितनी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा विकसित होगी। अब इसका अनुमान लगाए होंगे कि बहुत आदमी को मौसमी परिवर्तन के बाद हल्की सर्दी खांसी होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो बिना दवाई के ही ठीक हो जाते हैं। वो कैसे ठीक हो गए? तो उनके शरीर का जो एंटीबॉडी है अब बहुत मजबूत है, जो उन्हें बीमारियों से क्या कर लिया? बचा लिया।
लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जब तक दवा नहीं खाएगा तब तक उसका सर्दी जा ही नहीं सकता है। दवा नहीं खाएगा, बढ़ते रहेगा, अंत में बुखारो हो जाएगा। मतलब उसका एंटीबॉडी क्या है, कमजोर है, या उसके शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी में उतनी क्षमता अब नहीं है। कोई भी दवा जो हम खाते हैं वो दवा भी हमारे शरीर में एंटीजन के रूप में प्रवेश करता है और फिर हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तब उस एंटीबॉडी के द्वारा हमारे शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो पाते हैं। यानी कि जितनी मजबूत एंटीबॉडी हमारे शरीर का, उतना ही मजबूत हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन यह एंटीबॉडी तब बनेगा जब शरीर में क्या हो, एंटीजन हो, क्योंकि एंटीजन ही वो अणु है जो एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देगा। एंटीजन की अनुपस्थिति में एंटीबॉडी का निर्माण संभव नहीं। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के ब्लड अलग होते हैं। किनके कारण एंटीजन और एंटीबॉडी कारण एंटीजन रक्त में कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं। अब इसके एक और अलग अलग नाम है। एंटीजन का अलग अलग नाम है और यह भी पूछा हुआ है। एंटीजन का एक दूसरा नाम है एल्ग्यूटिनोजेंस। ये एंटीजन का नाम है। और उसी तरह एंटीबॉडी का भी दूसरा नाम है, आपको एल्ग्यूटिनिन्स। तो आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर चिपके रहने वाले एंटीजन का दूसरा नाम एल्ग्यूटिनोजेंस है, जबकि ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का दूसरा नाम एल्ग्यूटिनिन्स है। एल्ग्यूटिनोजेंस। तो ये इसका वर्तमान में आधुनिक नाम हो गया है, एल्ग्यूटिनोजेंस और एल्ग्यूटिनिन्स। तो ये आप याद रखिएगा कि एक और नाम है इसका। अब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो एंटीजन रहते हैं, या भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रक्त के आरबीसी के कोशिका झिल्ली से जो चिपका हुआ है एंटीजन, यह दो प्रकार के होते हैं, जिसको कैपिटल लेटर में ए और बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल, या एंटीबॉडी का एक दूसरा नाम है जिसको एंटी ए कहते हैं और इसको एंटी बी कहते हैं, एंटी ए कहते हैं, एंटी बी कहते हैं। तो एंटीजन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ए और बी। और एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के? और ये एंटीजन एंटीबॉडी का पता सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नहीं लगाया। ये ब्लड में आरबीसी के कोशिका झिल्ली से एंटीजन चिपके रहते हैं, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसकी भी जानकारी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर को ही लगी। अब किसी व्यक्ति के शरीर में या तो एंटीजन ए हो सकता है या एंटीजन बी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। दोनों में कोई नहीं हो सकता। हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्लड के आरबीसी जो चिपका हुआ एंटीजन है वह या तो ए हो सकता है किसी व्यक्ति में, या किसी व्यक्ति में बी हो सकता है, किसी व्यक्ति में दोनों हो सकता है, और किसी व्यक्ति में दोनों नहीं भी हो सकता है। लेकिन अन्य एंटीजन उनके शरीर में होंगे। ठीक है, हम ब्लड के आरबीसी से चिपका हुआ एंटीजन की सिर्फ बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड के आरबीसी से ही एंटीजन चिपके रहते हैं। हमारे शरीर में जैसे टीका लेकर हम बाहर से एंटीजन का प्रवेश कराते हैं और अन्य कई जगहों पर एंटीजन का निर्माण होता है और एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन ब्लड के आरबीसी से जो एंटीजन चिपका हुआ है उसकी स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति में या तो ए रहता है, किसी में बी रहता है, किसी में दोनों रहता है, और किसी में दोनों नहीं भी रहता है। और वही स्थिति किसको लेकर है? ब्लड प्लाज्मा के एंटीबॉडी को लेकर है। किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में दोनों होगा, किसी में हो सकता दोनों नहीं हो। और इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का निर्माण किया। किसका निर्माण किया?
ब्लड ग्रुप का निर्माण किए। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने किसका निर्माण किए? ब्लड ग्रुप का निर्माण किए। ठीक है, और कैसे किए उसको आप समझिए। ब्लड ग्रुप का निर्माण किए। तो यहां हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप। समझिएगा बात को, अभी तक समझ रहे हैं ना बिल्कुल। ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप का निर्माण हुआ है किसके आधार पर? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। और किसने क्या निर्माण? कार्ल लैंडस्टीनर। अब कैसे किया? सबसे पहले जानिए कि ऐसे ब्लड ग्रुप, ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन ए उपस्थित है, ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन ए उपस्थित है, उसका नाम कौन ब्लड ग्रुप पर गया? ए। ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन बी उपस्थित है, ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन बी उपस्थित है, उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या पर गया? बी। ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ गया? ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं, नील है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ गया? ओ। यानी ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर है? एंटीजन के आधार पर। ऐसे ब्लड जिसमें एंटीजन ए है, उस ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या पड़ा? ए। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप का नाम, एंटीजन दोनों है यानी ए भी है और बी है तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी, और एंटीजन नहीं है अगर ब्लड में, तब उस ब्लड ग्रुप का नाम ओ। तो ये तो अब आप समझ गए कि किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन होगा, किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन मौजूद होंगे। इस बात को समझे कि नहीं समझे? और कुल ब्लड ग्रुप कितने बने? 4। और इस ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर है? एंटीजन के आधार पर है। जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप का क्या है? नाम है। तो इसलिए आपको यह याद रखने में तो परेशानी होनी नहीं चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन मौजूद है। जैसे ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीजन है? ए है, इसीलिए उसका नाम ए है। ब्लड ग्रुप बी में कौन एंटीजन है? बी है, इसीलिए उसका नाम बी है। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन एंटीजन है? ए भी है और बी भी है। अब ब्लड ग्रुप ओ में ना तो आपको ए दिख रहा है ना ही बी दिख रहा है, मतलब ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन होते ही, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन होते ही, तो किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन है, इस बात को समझे। और इस बात को इस आधार पर आप समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप का नाम ही किसके आधार पर है? एंटीजन के आधार पर। ब्लड ग्रुप का नाम ही किसके आधार पर है? अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीबॉडी मौजूद होगा। तो एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होते हैं। ब्लड में एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होते हैं। ब्लड में एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होते हैं। मसलन कि अगर ब्लड में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? अगर बी है एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए। अगर दोनों एंटीजन तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं, और अगर एंटीजन है ही नहीं तो दोनों एंटीबॉडी होगा, दोनों एंटीबॉडी होगा। तो इस तरह से कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा कितने ब्लड ग्रुप का निर्माण किए गए? 4। ये ब्लड ग्रुप का निर्माण किस आधार पर हुआ? लेकिन ब्लड ग्रुप का नाम किस आधार पर है? एंटीजन के आधार पर है। क्लियर हो गया? यानी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन है लेकिन कोई एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सभी व्यक्तियों के ब्लड एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। इसकी जानकारी सबसे पहले किनको मिली?
कार्ल लैंडस्टीनर को जब ये जानकारी मिली तो वो रिसर्च करने लगे और पता लगाए कि रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति होती है, जिसके ही कारण सभी व्यक्तियों के रक्त एक जैसे। उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही कार्ल लैंडस्टीनर ने कितने ब्लड ग्रुप का निर्माण किए, अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में 4 में से कोई एक ब्लड ग्रुप होगा। और यह ब्लड ग्रुप का निर्माण एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर कैसे हुआ, इस बात को आप समझे कि नहीं। सबसे पहले नाम जो ब्लड ग्रुप है वो किसके आधार पर है, एंटीजन के आधार पर है। और किसी भी ब्लड में एंटीजन के विपरीत क्या रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन है और किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीबॉडी है, क्या इसमें कोई दिक्कत होगा। प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप है, कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिनमें दोनों एंटीजन है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं, दोनों एंटीजन वो में है, तब कंफ्यूजन हो रहा है ना। बात फिर से समझिए, ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर है, किसी भी ब्लड में एंटीजन के विपरीत ही क्या होते हैं, जब दोनों एंटीजन होता है तब कोई एंटीबॉडी, जब कोई एंटीबॉडी ना हो तो दोनों एंटीबॉडी। अब इस आधार पर आप आराम से कह सकते हैं कि कोई ब्लड, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन होगा और कौन एंटीबॉडी होगा। कैसे, तो एक बार पुनः समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और झूठ मूठ का इसमें कंफ्यूजन पैदा कर लिया जाता है, जबकि कुछ है नहीं। इसमें एक ब्लड ग्रुप है और उसके बाद हम एंटीजन और एंटीबॉडी को लिख रहे हैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी ओ, ए बी और ओ, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें समझना है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन है कौन एंटीबॉडी। इसके लिए 4 बातें तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कि ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के आधार पर है, किसी भी ब्लड ग्रुप में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन के विपरीत जब दोनों एंटीजन हो तो कोई एंटीबॉडी, जब कोई एंटीजन ना हो तो दोनों एंटीबॉडी होता है। तो आइए हम देखते हैं, पहला ब्लड ग्रुप ए है, तो ये ब्लड ग्रुप ए है और इसका नाम ए इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन ए है। और अगर ब्लड में एंटीजन ए है तो विपरीत क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। क्लियर। अब हम दूसरे ब्लड ग्रुप पर आते हैं, बी। तो ब्लड ग्रुप बी का नाम बी इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन बी है और एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। क्लियर। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप का नाम ए बी इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, और दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा ही, दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं। अब ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में ना तो हमको ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, एंटीजन दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसमें एंटीजन नहीं है, इसमें एंटीजन नहीं है। और अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के बनाए कार्ल लैंडस्टीनर ने, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बनाए। किस प्रकार बनाए इसको समझने में कहीं कोई परेशानी है नहीं ना है। हालांकि ब्लड ग्रुप ए बी ओ को ही कार्ल लैंडस्टीनर ने बनाए थे। ए बी ब्लड ग्रुप का निर्माण आगे चलकर डी कैस्टिलो और एस्टरली नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये जो 4 ब्लड ग्रुप है, निश्चित तौर पर ब्लड ग्रुप के क्षेत्र में कार्ल लैंडस्टीनर का नाम सबसे आगे रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 4 ब्लड ग्रुप में 3 ही लैंडस्टीनर के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। एक ब्लड ग्रुप उसके प्रस्तावित किए जाने के 1 साल बाद डी कैस्टिलो और एस्टरली ने किया था। और डी कैस्टिलो एस्टरली ने किस ब्लड ग्रुप का निर्माण किया, ए बी ब्लड ग्रुप का निर्माण किया था। ठीक है ना। तो इन 4 ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप किसके द्वारा बनाए गए, लैंडस्टीनर के द्वारा बनाए गए 1901 ईस्वी में। आगे चलकर 1902 ईस्वी में डी कैस्टिलो और एस्टरली ने कौन ब्लड ग्रुप बनाए, कोई दिक्कत ब्लड ग्रुप से नहीं ना दोस्तों। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होते ही नहीं है,
आए ए बी में होते हैं। प्रश्न क्या आया पहले समझिए, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होते ही नहीं है, ये प्रश्न है, समझिए पहले। अब जिस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होगा ही नहीं, ऐसा तभी संभव है जब उसमें दोनों एंटीजन होगा। और दोनों एंटीजन किस में होते हैं? ए बी में। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी है ही नहीं। क्लियर है बात, समझ गए? किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोनों एंटीजन ए और बी, और दोनों ए बी दोनों पाए जाएगा किस ब्लड ग्रुप में? ए बी। क्लियर हो गया? एक दो बार माइंड को प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, तब क्लियर हो जाएगा कि किस ब्लड ग्रुप। वैसे क्लियर हो गया होगा। 4 बातें ध्यान रखना है, हर बारी में जवाब देने में गलत हो जाता ना। जब ब्लड ग्रुप का निर्माण हो गया, उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर ने नियम बना दिए कि कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा। उससे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने प्रैक्टिस के दौरान क्या देखा था? तो देखा यह था कि कुछ व्यक्तियों को जो बाहर से ब्लड चढ़ा है उनमें बहुत स्वस्थ हो गए, कईयों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ब्लड चढ़ाने के बाद मृत्यु वाली स्थिति न आए, ब्लड चढ़ाने के बाद मृत्यु वाली स्थिति न आए, इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने नियम बना दिया कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। इसका मतलब यह भी है सबको ना तो ब्लड दे सकता है और सबसे ना तो ब्लड ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है तो वह किसी भी व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता है, या किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि जब कभी आप देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी है ही नहीं। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी, केवल एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या है? तो ये ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी की स्थिति है। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी, अगर बाय चांस इसको ऐसा ब्लड मिल जाए जिसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, अब बाय चांस इसको एंटीबॉडी ए भी मिल जाए, एंटीबॉडी ए जैसे मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी सेम होगा, ब्लड शरीर के भीतर ही क्या होगा? चिपकने लगेगा। यानी ब्लड के कोशिकाएं आपस में शरीर के भीतर ही क्या होगा? चिपकने लगेगा। ब्लड के कोशिकाएं आपस में चिपकने से ब्लड शरीर के अंदर जम जाएगा, सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो जब कभी ब्लड में समान एंटीजन एंटीबॉडी आ जाए, ठीक है, समान एंटीजन एंटीबॉडी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में शरीर के भीतर रक्त कोशिकाएं चिपक जाती है, शरीर के भीतर रक्त जम जाता है, सर्कुलेट नहीं कर पाता है, और ब्लड ही को शरीर के भीतर सर्कुलेट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन पोषक पदार्थ को भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाना बाधित हो जाएगा, अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लड इस तरह से चढ़ाना है किसी भी व्यक्ति को कि ताकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी समान ना हो। एंटीजन एंटीबॉडी समान अर्थात एंटीजन ए एंटीबॉडी ए ना मिले, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी ना मिले, इस तरह से चढ़ाना है। और इसके लिए किस प्रकार से रक्त यानी किसका रक्त किसको चढ़ाया जाएगा, इसके संबंध में लैंडस्टीनर ने पूरा नियम बना दिए कि कौन किसको ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। सभी को ना तो ब्लड दे सकता है, सभी से ना तो ब्लड ले सकता है। कौन किसको देगा और कौन किसको लेगा, इस नियम को कहते हैं लैंडस्टीनर नियम। क्या कहते हैं? लैंडस्टीनर नियम कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब लैंडस्टीनर नियम को समझने के लिए भी आप 4 बातों को समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, अपने ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। पहली बात समझ गए। लैंडस्टीनर को नियम लिखा हुआ भी है नोट में, लेकिन उसको आसान तरीके से आप समझिए कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड ले सकता है, इसको आप समझ लीजिए। सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, अपने ब्लड ग्रुप से ब्लड, अर्थात एबी को ब्लड दे सकता है, एबी से ब्लड ले भी सकता है। ओ को ब्लड दे सकता है, ओ से ब्लड, ए को ब्लड दे सकता है और ए से ब्लड, बी को ब्लड दे सकता है और ले सकता है। तो 4 ब्लड ग्रुप जो है उसमें सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे भी सकते हैं और अपने ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले भी सकते हैं। पहली बात समझ गए ना, कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो अपने ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है और अपने ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। पहली बात आप समझ गए। उसके बाद पहली बात आप समझ गए, दूसरी बात समझिए। दूसरी बात समझिए कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, परंतु ए बी ब्लड ग्रुप ए बी सभी से कहने का मतलब सभी ब्लड ग्रुप से, और सभी ब्लड ग्रुप मतलब चारों ब्लड ग्रुप। ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, परंतु केवल ए बी को ही दे सकता है। पहली बात समझ गए ना, सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड देगा, अपने ब्लड ग्रुप से ब्लड। दूसरी बात ए बी के संदर्भ में समझिए कि ए बी किसी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है, अर्थात ये चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ए से बी से ए बी से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है। लेकिन ए बी सिर्फ डोनेट किसको कर सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड तो ले सकते हैं, लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसमें दोनों एंटीजन रहने के कारण है। अगर एबी में इस तरह की विशेषताएं हैं कि एबी सभी से ब्लड लेने में सक्षम क्यों है, तो इसमें दोनों एंटीजन है, ऐसा इसलिए है। तीसरी बात समझिए ओ के संदर्भ में, ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, परंतु केवल ओ से ही ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है वह सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप को जब ब्लड की जरूरत होगी तो वो लेगा सिर्फ ओ से ही, किसी और से ले नहीं सकता है। तो कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा, यह याद करने के लिए हमें यही 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात यही थी कि सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं और अपने ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। एबी ब्लड ग्रुप सभी से ब्लड ले सकता है, परंतु दे सकता है सिर्फ एबी को, जिसके कारण इसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि ये सभी का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक उसी तरह ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्यों? तो ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। और अगर यह 3 बात को याद रखे हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा कि कौन ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। दे सकता है और ले सकता है।
चलिए दोस्तों, 3 बात समझ में आ गया। तीनों बात को मने मन याद कर लीजिए। याद हो गया ना? 3 कॉन्सेप्ट बताए। अब ब्लड ग्रुप ए है। अब पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए। ब्लड ग्रुप ए है और हम किसको दे सकता है? तो समझिए, सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ए किसको ब्लड दे सकता है? तो ए को तो देगा ही देगा। अब दूसरी स्थिति है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले सभी से ब्लड, तो अगर ए बी सबसे ले सकता है तो ए बी से भी ले सकता है। यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ब्लड ग्रुप ए जो है वह ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों? तो सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, तो ए को दे सकता है ब्लड, और ए बी के बारे में पता कि ये सभी का ब्लड ग्रहण करने में सक्षम है, तो ए बी को भी दे सकता है। ठीक उसी तरह ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है और नहीं दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी केवल दे सकता है किसको? ए बी को, और किसी को यह ब्लड डोनेट, और ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है क्योंकि वो उसका अपना ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप ए और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी केवल ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब कौन किससे ब्लड ले सकता है? ए अपने ब्लड ग्रुप से तो ब्लड ले ही सकता है, और ओ सबको ब्लड दे सकते हैं, तो ओ से भी ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप बी से लेगा ही लेगा, उसके बाद ओ से लेगा। ए बी सभी से ब्लड ले सकते हैं, ए बी सभी से ब्लड ले सकते हैं, और ओ केवल ओ से ले सकते हैं। तो कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा, यह बात को आप समझे कि नहीं समझे? 2 बातें हैं जिसमें उलझ जाते हैं बहुत, कि ब्लड में कौन एंटीजन एंटीबॉडी है और कौन किसको ब्लड दे सकता ले सकता है। दोनों में कभी कभी उलझन हो जाता है, लेकिन सबसे आसान कम है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं और अपने ब्लड ग्रुप से ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप सभी का ब्लड ले सकता है लेकिन ए बी को ही केवल दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकते हैं लेकिन केवल ओ से ही ब्लड ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड लेने में सक्षम है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, तो दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण, और कुछ नहीं है। या ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है, तो कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होने के कारण। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए है, ए बी ब्लड ग्रुप सभी का ब्लड लेने में सक्षम इसलिए है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन मौजूद है और कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ऐसा इसलिए है। और ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, डोनर है, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड देने में सक्षम है। ऐसा क्यों है, तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी है। तो अगर ए बी और ओ के विशेषताओं के संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछ ले, अर्थात ये पूछ ले कि ए बी, एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है ए बी, तो वही कारण, दोनों एंटीजन और कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण। ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, तो कोई एंटीजन नहीं, दोनों एंटीबॉडी होने के कारण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ब्लड ग्रुप समझ गए? कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्माण किसके आधार पर हुआ? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। ब्लड के एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के कोशिका झिल्ली के ऊपर चिपका रहता है। ब्लड के एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं?
क्या एंटीजन एंटीबॉडी मानव शरीर में केवल ब्लड में ही होते हैं? और भी कई विभिन्न भागों में होते हैं। किसी भी टीके की प्रकृति किस प्रकार के होते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन। किस ब्लड ग्रुप का निर्माण कार्ल लैंडस्टर ने नहीं बल्कि उसके साथी डी कैस्टोलन क्या था? कौन? ए बी। कोई दिक्कत नहीं ना। किस ब्लड ग्रुप में, समझ गए हैं? बोलिएगा नहीं, समझ गए हैं जी? खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाइए। समझ गए ना? नहीं समझे तो नहीं पूछेंगे। कहिए किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगा? ए बी में कोई एंटीजन नहीं होगा। चलिए बैठ जाइए, मिस्टेक देखिए नहीं कर गए। आए खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। समझ गए ना? किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी होगा? अल्लाह क्या कर रहे हैं? बहुत कन्फ्यूजन अभी पैदा हुआ है। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कन्फ्यूजन बना हुआ है, जाकर के सब घर पर दूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस सब के प्रश्न में गड़बड़ी होना, मान लीजिए जितना बताए हैं उतना एकदम बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा जो लीक है उसको पकड़ना है। अब वो चीज जो नहीं पकड़ पाता है वो फंसा ही रह जाता है कि बाप रे ब्लड ग्रुप है, किसको देगा, किससे लेगा। ठीक है, तो आराम से हम जो बात बताए हैं उसको आराम से देखिएगा। ब्लड ग्रुप के संबंध में 3 ही बात बताए कि ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के आधार पर है। ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के आधार पर है। ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत रहते हैं। दोनों एंटीजन होगा तो कोई एंटीबॉडी, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी। 4 बात। ब्लड किसको कौन देगा, किससे कौन लेगा, यह भी बात क्लियर कर दिए हैं। सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, अपने ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। ए बी सभी से ब्लड ले सकते हैं, लेकिन परंतु केवल ए बी को ही दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है, परंतु केवल ओ से ही ले सकता है। क्लियर हो गया? तो ब्लड ग्रुप समझ गए। एक बार सरसरी निगाह से देखिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, समाप्त हो जाएगा आज पलट के देख। रिपीट करें, रिपीट तो कई बार किए हैं ना जी। आइए दोस्तों, हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। वैसे आनुवंशिकता तो हम पढ़े नहीं अभी, लेकिन समझ लीजिए आनुवंशिकता क्या है। माता पिता के गुणों का उनके संतानों में स्थानांतरित होना, फिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गमन करना, उसे ही क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं। तो एक संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यह किस पे डिपेंड करता है? तो निश्चित तौर पर किसी भी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यह उनके माता पिता के ब्लड ग्रुप पर निर्भर करते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी संतान में जो गुण होते हैं वे माता पिता से स्थानांतरित होकर आते हैं। हालांकि इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए पूरा का पूरा जेनेटिक्स का एक चैप्टर है जहां हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि माता पिता के गुण संतानों में आते हैं।
कैसे आते हैं? तो इसका माध्यम है क्या? जीन। क्या? जीन। अब कहिएगा ये जीन क्या है? तो ये जीन पाए जाते हैं, ये जीन डीएनए का भाग है। अब ये डीएनए कहां है? तो डीएनए क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। डीएनए क्रोमोसोम में रहते हैं। कहां रहते हैं? क्रोमोसोम में रहते हैं। अब क्रोमोसोम हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में स्थित रहते हैं। ये सेल जब पढ़ाए थे तो ध्यान दीजिए, सजीव के कोशिका या हमारे प्रत्येक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? अब वो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? अब उसी डीएनए का भाग क्या है? जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अर्थात माता पिता से संतानों में लाएगा। अब जो मानव का ब्लड ग्रुप है उसको निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार के जीन होते हैं। कितने प्रकार के? और उस जीन को एक दूसरा नाम हम देते हैं क्या? एलील। ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण या कोई भी लक्षणों का निर्धारण मानव के शरीर में या किसी भी सजीव के शरीर में किसके द्वारा होता है? हाँ, कोई भी लक्षण हो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं क्या? और जीन ही गुणों को ढोकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है। तो निश्चित तौर पर ब्लड ग्रुप कौन होगा, ये गुण के लिए भी उत्तरदायी कौन होंगे? जीन। और मानव में ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन उत्तरदायी हैं उनकी संख्या है 3। उनकी संख्या कितनी है? 3, जिसका नाम है IA, IB, IO। ठीक है ना? यानी कि ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए मानव में कितने प्रकार के जीन या एलील पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, A, B और अब इसमें किसी भी व्यक्ति में केवल कितने जीन होंगे? 2। भिन्न भिन्न प्रकार के मानव में ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए कुल 3 जीन होते हैं, लेकिन एक मानव में इन 3 में से केवल कितना होगा? 2 होगा। एक मानव के ब्लड में ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए इन 3 जीन में मात्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 में IA और I वाला जो जीन है ये क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, जबकि IO क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। यानी कि यह जीन किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? अब देखिए कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में जीन A है और A है, या जीन A है या और इसके किसी भी लक्षण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के मानव में 3 जीन हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में कितना? 2। तो अगर किसी ब्लड में जीन कौन है? A और A, तो ब्लड ग्रुप A होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? और A और O है तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्योंकि O क्या है जबकि A क्या है, तो दोनों एक जीन रहेगा। A अपना प्रभाव कायम रखेगा जबकि O का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में जीन का कॉम्बिनेशन AA है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? और AO है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? A। अगर जीन का कॉम्बिनेशन B है और BO है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। और अगर जीन का कॉम्बिनेशन A है और B दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A भी इसीलिए हो जाएगा कि दोनों ही क्या है, इसीलिए दोनों अपना लक्षण छोड़ेंगे। अगर कोई नहीं है, ना तो A है ना केवल O है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो किस ब्लड ग्रुप वाले में कौन से जीन मौजूद होते हैं वो देखे। मानव में भिन्न भिन्न मानवों में ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए कितने प्रकार के जीन होते हैं? 3 प्रकार के जीन में प्रभावी जीन कौन है और अप्रभावी जीन कौन है? इस तरह से विभिन्न प्रकार के 2 जीनों के कॉम्बिनेशन से मानव में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर किसी के ब्लड में ये वाला 2 जीन है तो A वाला 2 जीन है तो ब्लड ग्रुप A, या A और O है तो भी ब्लड ग्रुप A।
ए बी भी है और बी ओ है तो भी ब्लड ग्रुप, और ये भले दोनों रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होगा तो ओ। क्लियर हो गया। तो ये था जीन। इसमें आप ज्यादा याद नहीं रखेगा, ये सब याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी जेनोटाइप दे करके ब्लड ग्रुप पूछा गया है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जीन का स्ट्रक्चर है और इसे जेनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यहां क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप ए वाले का जेनोटाइप क्या होगा, तो ए या ए ओ। ब्लड ग्रुप बी वाला का जेनोटाइप क्या होगा, बी बी या बी ओ। ब्लड ग्रुप ए बी वाला का जेनोटाइप क्या होगा, ए। ब्लड ग्रुप ओ का जेनोटाइप क्या होगा, और जेनोटाइप में हमेशा कितने जीन रहेंगे, 2। कितने? 2। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, हम पढ़ रहे थे क्या टॉपिक, ये समझना था कि हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि संतानों में ब्लड ग्रुप कैसे आते हैं। तो वो हम देख लिए कि कैसे आते हैं, जीन के द्वारा। कितने जीन निर्धारित करते हैं, हालांकि एक व्यक्ति में 3 में से मात्र, और वो 2 जीन की संरचना कैसे कैसे हो सकती है, जिसके कारण कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, इस बात को आप समझ गए ना। अब आइए हेरिडिटी को आप समझिए। माता पिता और संतानों का ब्लड ग्रुप, अब इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि माता का ए है पिता का, या फिर पिता का ए है माता का ए है किसी का, यानी ए इंटू ए रहेगा, तो उसके बच्चों में या तो ए होगा या ओ होगा। अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बच्चों में या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या, मतलब ना तो बी हो सकता है ना ही ए बी हो सकता है, होगा तो ए ही होगा या ओ होगा। क्लियर? अगर माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके संतानों में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके संतानों में चारों में से कोई भी होने की संभावना है। अब कहिएगा ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ब्लड ग्रुप ए में ए और ओ वाला जीन होगा या ए वाला जीन होगा, यानी कि इसमें ए और बी ब्लड ग्रुप जो होगा, तीनों जीन उपस्थिति हो गया है माता पिता मिलाकर। अब तीनों जीन एक साथ है तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते, इसीलिए चारों ब्लड ग्रुप है। तो अगर माता पिता में दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए, दूसरे का भी ए है, तो संतानों में ए होगा या ओ होगा, बी और ए बी नहीं हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता है। माता पिता दोनों में अगर ब्लड ग्रुप एक का ए है दूसरे का बी है, तो चारों होने की संभावना है। और इस तरह से कौन सा ब्लड ग्रुप संतानों में होगा, इसका पूरा लिस्ट खींचा हुआ है, देखिए तो उसको। देख लिए? और इसमें थोड़ा लास्ट वाला गलती है, देखें सबसे लास्ट वाला है O इंटू ओ, तो सबसे कॉलम देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट वाला जो है O इंटू ओ है, तो यहां दे दिया है बी या ओ, ये गलत है, ये सही, यहां लिखिए केवल ओ, यही तो, और सब सारा का सारा क्या है, सही है। तो देख लिए ना,
हेरिडिटी यानी संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, तो एक दो बार इसमें नजर दौड़ाते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा कि माता पिता का ब्लड ग्रुप कैसा है और संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, आप याद कर लीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया ना? ब्लड ग्रुप समझ गए? ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित हुआ ये समझे कि नहीं समझे? ब्लड ग्रुप कौन किसको ब्लड दे सकता है, ले सकता है, इस बात को समझ गए? ब्लड ग्रुप का संतानों में निर्धारण कैसे होता है ये भी समझ गए आप। और समझ गए तो एक दो बार घर पर देखिएगा, दिमाग में आ जाएगा, फिर आपको याद करने का ज्यादा प्रेशर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए अब अगला चीज को समझते हैं, RH फैक्टर। नोट में गलती यह हुआ है कि RH फैक्टर लिखने का सही तरीका यही है कि R कैपिटल रखना है और H स्मॉल रखना है। अब नोट में कहीं कहीं H भी कैपिटल ही हो गया तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। RH फैक्टर, अब ध्यान दीजिए कि लैंडस्टीनर ने एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण कर दिए और यह भी तय कर दिए कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। लेकिन जो समस्या है, लैंडस्टीनर को जो समस्या मिली थी शुरुआती, और क्या समस्या थी शुरुआती, कि जब उन्होंने रक्त को चढ़ाया कुछ व्यक्तियों पर तो उनमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी और जबकि कुछ लोग क्या हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे। जिसके बाद उन्होंने ब्लड ग्रुप के निर्माण किया और कौन किसको दे सकता ले सकता है यह तय किए। लेकिन इतने कुछ होने के बाद, ब्लड चढ़ाने के बाद भी मृत्यु का सिलसिला रुका नहीं था, वो हो ही रहा था। हालांकि तीव्रता में जरूर कमी आई होगी, लेकिन ब्लड लेने देने के पूरे रूल को फॉलो करने के बाद भी कई ऐसे अवसर लैंडस्टीनर के सामने आए, जब अवसर नहीं, कई बार ऐसे देखने को मिला कि फिर भी इतना कुछ करने के बाद कुछ व्यक्ति की मृत्यु ब्लड चढ़ाने के बाद हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ब्लड में है जिसका पता लगाया नहीं जा सका है। ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है, ले सकता है, या नियम बनाने के बाद भी और नियम को फॉलो करने के बाद भी अगर ब्लड चढ़ाने के बाद मृत्यु होती है तो लैंडस्टीनर ने यही सोचा कि अभी भी है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। अभी भी ब्लड में कुछ ऐसा है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। तो एक बार लैंडस्टीनर ने फिर रिसर्च करने के लिए मिले कि आखिर वो और कौन चीज है जिसको खोजा अब तक नहीं जा सका है। तो इसके बाद लैंडस्टीनर और उसके साथ इस बार एक और साइंटिस्ट थे, बिनर। कौन थे? लैंडस्टीनर और बिनर ने एक और प्रकार के एंटीजन की खोज ब्लड में कर ली और उस एंटीजन का नाम क्या रखा गया? RH। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रूल तैयार करने के बाद और रूल फॉलो करने के बाद भी जब लोगों की मृत्यु हो ही रही थी तो लैंडस्टीनर बिनर ने फिर से एक बार पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ब्लड में और क्या चीज है जिसकी पता नहीं लगी है। तो इस क्रम में लैंडस्टीनर बिनर को सबसे पहले एक बंदर जिसका नाम है रिसस मकाका, बंदर का नाम क्या है? लैंडस्टीनर और बिनर ने रिसस मकाका के बंदर में एक खास प्रकार की एंटीजन की खोज की जिसका नाम क्या रखा? RH रखा। जिसका नाम क्या रखा? RH रखा। और आगे देखा गया है कि रिसस मकाका बंदर के ब्लड में पाए जाने वाले विशेष प्रकार का एंटीजन RH ये मानव में भी पाए जाते हैं। तो एक बार फिर एंटीजन RH के आधार पर ब्लड ग्रुप का फिर से वर्गीकरण हुआ और इस बार एंटीजन RH के आधार पर वर्गीकरण हुआ पॉजिटिव और निगेटिव में।
ऐसे ब्लड ग्रुप जिसमें रीसस मकाका यानी बंदर वाला एंटीजन RH पाया जाता है, RH पाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाया। उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाया? पॉजिटिव। ऐसे ब्लड ग्रुप जिसमें बंदर वाला एंटीजन RH पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? निगेटिव हो गया। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो एक बार फिर RH एंटीजन के आधार पर ब्लड का दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि RH एंटीजन है और निगेटिव का मतलब है RH एंटीजन नहीं है। उदाहरण के लिए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए निगेटिव और ए पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप ए क्या है आप तो समझ ही गए हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है RH एंटीजन है और निगेटिव का मतलब RH एंटीजन। हालांकि विश्व के 87% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, यानी 13% का ही ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव है। यानी अधिकांश लोगों के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होते हैं। अधिकांश लोगों के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक उसी तरह जैसे ब्लड ग्रुप O है, अब यह 2 हो जाएगा, O पॉजिटिव O निगेटिव का मतलब है कि एंटीजन नहीं है, अब पॉजिटिव का मतलब है RH एंटीजन है। क्लियर हो गया? समझ गए? और जब RH एंटीजन की खोज हुई तो स्थिति यह है, RH प्लस को RH माइनस का ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है, RH प्लस को RH माइनस का ब्लड दिया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात। कौन किसको ब्लड दे सकता है वो क्लियर है ना? उसी नियम पर अब सिर्फ फॉलो क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्लस वाला माइनस को ब्लड दे सकता है, लेकिन उसी नियम के अनुसार जो नियम पहले हम पढ़े हैं। यानी कि ए ब्लड किससे ब्लड ले सकता है? ए से। और तो अब देखिए कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव से ब्लड ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ब्लड। अब पॉजिटिव से लेने में कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। तो RH प्लस को RH माइनस का भी ब्लड दिया जा सकता है और RH प्लस को RH प्लस का भी ब्लड दिया जा सकता है। RH प्लस का भी ब्लड दिया जा सकता है। क्लियर है? इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? RH प्लस को RH माइनस वाला ब्लड दीजिए, कोई दिक्कत। अब प्लस वाला ब्लड तो देना ही है क्योंकि इसका ये अपना है। अब इसको कैसे समझना कि जैसे आप समझे कि ए किससे ब्लड ले सकता है? ए से। और अब ए पॉजिटिव किससे ब्लड ले सकता है? तो ए पॉजिटिव ले सकता है ए पॉजिटिव से ओ पॉजिटिव से, लेकिन ए पॉजिटिव को ए निगेटिव वाला भी ब्लड दे सकते हैं, ओ निगेटिव वाला भी ब्लड दे सकते। प्लस को माइनस वाला ब्लड दिया जा सकता है, प्लस को प्लस वाला ब्लड दिया ही जा सकता है उसी नियम के आधार पर। लेकिन RH माइनस को RH प्लस वाला ब्लड पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है। एक बार ही दिया जा सकता है। RH माइनस को RH प्लस वाला ब्लड पूरे जीवन काल में मात्र कितना? अर्थात कहने का मतलब है कि B किससे ब्लड ले सकता है? B से और O से। B किससे ब्लड ले सकता है? B से। और तो B निगेटिव किससे ब्लड लेगा? तो B निगेटिव O, लेकिन B निगेटिव को B पॉजिटिव B O पॉजिटिव का ब्लड पूरे जीवन काल में मात्र कितना?
एक ही बार दिया जा सकता है, उसके बाद दूसरी बार देने पर उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बी निगेटिव को बी निगेटिव ओ निगेटिव का ब्लड दीजिए रूल के अनुसार, लेकिन बी निगेटिव को बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव वाला पूरे जीवन काल में मात्र कितना बार दिया जा सकता है, एक बार दिया जा सकता है, उसके बाद दिया नहीं जा सकता है। क्यों? तो फिर वही घटना घटेगी कि ब्लड की कोशिकाएं शरीर के भीतर ही चिपकने लगेगी, ब्लड जम जाएगा, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो RH वाला रूल कैसे फॉलो हुआ देखे, एक बार पुनः देखिए। RH प्लस को RH माइनस का ब्लड दिया जा सकता है, RH प्लस को RH प्लस का तो ब्लड दिया ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको है, माइनस वाला प्लस से ब्लड नहीं ले सकता, माइनस वाला प्लस से ब्लड नहीं ले सकता है, और लेने की जरूरत है तो पूरे जीवन काल में एक बार ले सकता, पूरे जीवन काल में एक बार, दूसरी बार चढ़ाने की कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी ए निगेटिव को ए पॉजिटिव का ब्लड दे सकते, दीजिए, लेकिन पूरे लाइफ में, उसके बाद नहीं, उसके बाद ए निगेटिव को हमेशा ए निगेटिव या ओ निगेटिव का ही ब्लड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब ये नहीं कहिएगा कि ए निगेटिव को ए पॉजिटिव का ब्लड पूरे जीवन काल में एक बार दिया जा सकता है, उसके बाद फिर दूसरी बार ओ पॉजिटिव डाल देंगे, पॉजिटिव वाला एक ही बार जाएगा, इन्हें अलग अलग होकर जाएगा, ठीक है ना। माइनस वाला को रूल के अनुसार प्लस वाला ब्लड केवल पूरे जीवन काल में एक बार, कोई दिक्कत। अब RH का वंशागति कैसे होता है, RH का वंशागति कैसे होता है, ब्लड ग्रुप संतानों में कैसे फिक्स हुए वो देख लिए। अब RH वाला कैसे होता है इसको भी आप देख लीजिए, उसे दिया हुआ है माता पिता और संतान। अगर पिता भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, माता भी पॉजिटिव, तो संतान भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो संतान का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव किसी भी स्थिति में नहीं होगा। पिता का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो संतान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। पिता का ब्लड ग्रुप निगेटिव, माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पिता का भी ब्लड ग्रुप निगेटिव, माता का भी ब्लड ग्रुप निगेटिव, तो संतान का ब्लड ग्रुप, अर्थात तो दो बात तो क्लियर है कि अगर दोनों का पॉजिटिव है तो बच्चे भी पॉजिटिव होंगे, दोनों का निगेटिव है तो बच्चे भी निगेटिव होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप निगेटिव, माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, तो संतान, संतान क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पिता का ब्लड ग्रुप और माता का ब्लड ग्रुप, तो संतान का पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, ये चौथी स्थिति को देखिए, तीन स्थिति को आप समझ गए हैं, तीन स्थिति को समझ गए ना। चौथी स्थिति में देखिए कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये जो स्थिति बना है ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ठीक है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो संतान का हमेशा क्या होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, संतान का हमेशा ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यह स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्या है, खतरनाक स्थिति है। क्या हुआ, लड्डू बट रहा है क्या? और ध्यान दीजिए, और वह खतरनाक स्थिति है
ब्लास्टोसिस फैटिलिस, ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। देखिए क्या हुआ है, हाँ? हम तो क्लास अब 11 बजे से लेंगे क्या? झूठ मूठ के 10 बजे हम भी आते, समय बर्बाद होता है, खरा रहा। क्या न कहने का मतलब 11 से 1 कर देंगे। ठीक है, अरे लेकिन बहुत दिक्कत, 10 बजे हम आ जाते, टाइम पर आ जाते हैं, और बाहर में खड़ा रहते हैं झूठ मूठ में। अच्छा छोड़िए छोड़िए, आइए इरेथ्रोब्लास्टोसिस। अरे डेली टेस्ट वाला हल्ला कर रहा है तो छुट्टी दे दीजिए तो। चलिए, हाँ मेरा एकदम शांत रहिए तभी पढ़ाएंगे, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस खतरनाक स्थिति हम क्या बताए कि अभी तुरंत हम देखें कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, तो संतान, सारे के सारे संतान के ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अन्य जो तीन स्थितियां बनी है वो देख लिए कि पिता माता पॉजिटिव है, संतान भी पॉजिटिव, पिता माता निगेटिव है, संतान भी निगेटिव है। पिता निगेटिव माता पॉजिटिव तो संतान, पिता निगेटिव माता पॉजिटिव तो संतान पॉजिटिव। लेकिन ये स्थिति जो है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब है कि RH एंटीजन है, और निगेटिव का मतलब है कि RH एंटीजन, ये बात तो आप समझ रहे हैं। तो संतान में RH एंटीजन है, और जबकि संतान की जो माता है उसमें RH एंटीजन है ही नहीं। तो ऐसे संतान जब अपने मां के गर्भ में पल रहे होते हैं तो संतान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जबकि उसके मां के ब्लड ग्रुप क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संतान का कुछ ब्लड का RH एंटीजन निकल करके इसके माता के रक्त में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और जैसे ही संतान के ब्लड ग्रुप से RH एंटीजन निकल के उसके मां के ब्लड में प्रवेश करता है, तो उसके मां का ब्लड समझ लेता है कि कोई नया चीज है, और उसको मारने के लिए संतान के मां के ब्लड में ही क्या तैयार होने लगता है? एंटीबॉडी तैयार होने लगता है। और वो एंटीबॉडी फिर गर्भ में जाकर संतान के रक्त कोशिकाओं को एक एक करके क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता है। यानी होती ये है कि सबसे पहली स्थिति क्या है कि बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं वो पॉजिटिव ब्लड है, जबकि उसके बच्चे का मां का ब्लड क्या है? निगेटिव। अब जब गर्भ के पालन पोषण में पोषक पदार्थ, ब्लड, इस सब का आदान प्रदान लगातार होते रहता है। आप जानते हैं जब शिशु का गर्भ में विकास होता है तो शिशु के उत्सर्जित पदार्थ, पोषक पदार्थ, ब्लड और उसके मां के बीच आदान प्रदान लगातार होते रहता है, और इसी प्रक्रिया में गर्भ का विकास होता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव ब्लड वाला जो है निगेटिव में जाता है, तो निगेटिव ब्लड ग्रुप इस एंटीजन को कोई अनावश्यक पदार्थ मान लेता है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार करने लगता है, और एंटीबॉडी इसे उद्देश्य से तैयार करता है कि ये अनावश्यक पदार्थ को मार दिया जाए। और स्थिति ये होती है कि माता के ब्लड के द्वारा बनाया गया एंटीबॉडी उनके गर्भ में पले संतानों के ब्लड में जाकर उनके कोशिकाओं को क्या कर देती है? क्षतिग्रस्त कर देती है। और जब गर्भ जो पल रहे हैं उनके रक्त कोशिका ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो अंततः गर्भ में ही उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और ऐसी स्थिति अथवा रोग को क्या कहते हैं? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस।
अर्थात पिता अगर पॉजिटिव होगा, माता अगर निगेटिव होगा, तो होने वाले सभी संतान पॉजिटिव ही होंगे और ऐसी स्थिति में गर्भ में ही शिशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इस स्थिति को कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। अर्थात यह जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव मेल पॉजिटिव, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, विवाह का उद्देश्य घर को ही आगे बढ़ाना होता है ना, और कुछ तो होता नहीं है। तो अब देख रहे हैं स्थिति क्या बनी है, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर मेल पॉजिटिव है, फीमेल निगेटिव है, तब ऐसी स्थिति में यह जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह संतान नहीं उत्पन्न कर पाएगा। क्योंकि ऐसे जोड़े संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, संतान नहीं पैदा कर सकते हैं। क्यों? तो आप देख लिए, हालांकि इस स्थिति में पहली बार एंटीबॉडी यानी कि माता के रक्त के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण धीरे धीरे होने के कारण पहले शिशु पैदा हो सकते हैं। लेकिन पहले शिशु भी जो पैदा होते हैं वे मंदबुद्धि टाइप के हो जाते हैं और पूरे जीवन वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। पहले संतान होने के बाद दूसरा होने का तो कोई चांस है ही नहीं दोस्तों। तो पहला संतान होगा भी तो वो मंदबुद्धि होगा, अर्थात ये जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे जोड़े को विवाह नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो शादी करते समय ब्लड ग्रुप अल्लाह का करते हैं, तो शादी करते समय ब्लड ग्रुप को मिलाना बहुत और नहीं तो स्थिति क्या है देख रहे हैं ना। हालांकि टेंशन नहीं लीजिए, 3 स्थिति बिल्कुल फ्री है। प्लस प्लस वाला विवाह करेगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस वाला विवाह करेगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस वाला विवाह कर सकता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही कंडीशन है, ये जोड़ी की शादी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? हालांकि शादियों की व्यवस्था इतनी मजबूत है, खासकर हमको ज्यादा पता नहीं है, हिंदू समाज का पता है, हम लोगों में तो शादियों तक गोत्र तक मिलाया जाता है, गोत्र भी समान नहीं होनी चाहिए। तो उतने ज्यादा शादी करने की सामाजिक व्यवस्था मजबूत है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। क्लियर हो गया? अब अगर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस किस स्थिति में होता है, तो केवल एक स्थिति में, जब मेल पॉजिटिव हो फीमेल, अन्य कोई भी स्थिति इसकी नहीं है। ध्यान देना बात को। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस जो है केवल एक ही स्थिति में होता है, मेल प्लस और फीमेल माइनस, अन्य किसी भी स्थिति में नहीं होता है। और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस के लिए बचने के वर्तमान में कई तरह के मतलब मेडिकल उपाय खोज लिए गए हैं, लेकिन वह उपाय वर्तमान में भी काफी महंगा है। यानी इससे बचने के लिए सुई सब दी जाती है, एंटीगुलिन्स की सुई दी जाती है। सॉरी, क्या नाम है सुई का देखिए तो, इम्यूनोग्लोबिन, हाँ सॉरी, इम्यूनोग्लोबिन की सुई दी जाती है। और इम्यूनोग्लोबिन सुई का काम होता है कि संतान का रक्त, जैसे संतान के रक्त की जो कोशिका है उसके माता के रक्त में आएगा, उसको क्षतिग्रस्त करते जाना। यानी कि इम्यूनोग्लोबिन सुई दी जाती है इससे बचने के लिए, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस से बचने के लिए। और इम्यूनोग्लोबिन सुई ये काम करता है कि वे संतान के रक्त को माता के रक्त में आने से रोकता है, और अगर आ जाता है तो उन कोशिकाओं को वो क्या कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ गए? तो कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है?
मेल प्लस फीमेल माइनस, मेल प्लस फीमेल माइनस वाली जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे जोड़ी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस्ट वो स्थिति है जब गर्भ में ही शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों, अब अगला जो टर्म है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, अभी जो आप पढ़ रहे थे ब्लड हार्ट, अभी जो आप पढ़ रहे थे ब्लड पढ़ रहे थे, हार्ट पढ़ रहे थे या ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे, वह सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या इससे आप ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इस सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में ब्लड आते हैं, हार्ट आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं। इसके अतिरिक्त एक और सिस्टम होता है जिसका योगदान ट्रांसपोर्टिंग में ही है, और उस सिस्टम का नाम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब यह लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसको समझिए। सबसे पहले मानव की जो स्थितियां हैं, मानव के शरीर की जो स्थितियां हैं, तो उनके शरीर में ढेर सारे अंग हैं, ढेर सारे अंग हैं, ढेर सारे ऊतक हैं। तो मानव के शरीर में जो ढेर सारे अंग हैं और ढेर सारे ऊतकें हैं, वो सभी अंग और ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे नहीं है। वे सभी अंग और ऊतक बिल्कुल एक दूसरे से सटे सटे नहीं है। स्थितियां यह है कि मानव के भिन्न भिन्न अंगों और ऊतकों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है, खाली है। मानव के शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के बीच कुछ ना कुछ जगह खाली है। मानव के विभिन्न अंगों और ऊतकों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है, खाली है। इन खाली जगहों में यानी कि अंगों तथा ऊतकों, अंगों तथा ऊतकों के खाली जगहों में कुछ छोटी छोटी नलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुछ छोटी छोटी नलियां पाई जाती है और कुछ छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं। क्लियर है बात, समझे इतना। मानव के भिन्न भिन्न अंग और ऊतक क्या आपस में बिल्कुल सटे सटे हैं, नहीं, उनके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है, खाली है। और उन खाली जगहों में क्या है, छोटी छोटी नलियां और छोटे छोटे गांठ। गांठ समझ रहे ना, गिल्टी टाइप को जो होता है भिन्न भिन्न अंगों के बीच। अब भिन्न भिन्न अंगों के या ऊतकों के खाली जगहों के बीच जो छोटी छोटी नलियां हैं उसको हम कहते हैं लासिका नली। क्या कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं लिम्फ वेसल्स। क्या कह सकते हैं, लिम्फ वेसल्स। और जो गांठ है इसको कहते हैं लासिका गांठ। इसको क्या कहते हैं, लासिका गांठ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। तो मानव के अंगों और ऊतकों के खाली जगहों के बीच पाई जाने वाली छोटी छोटी नलियां को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, लासिका नली कहते हैं। क्या कहते हैं, और भिन्न भिन्न अंगों और ऊतकों के बीच पाए जाने वाले गांठ को क्या कहते हैं, लासिका गांठ कहते हैं। क्लियर हो गया। अब समझिए एक बात और कि मानव के रक्त नलियों से होकर, मानव के रक्त नलियों से होकर जब रक्त का प्रवाह होता है तो वो प्रवाह कैसे होता है, तो हृदय के द्वारा लगाए गए दाबों के द्वारा। ये तो बात जानते हैं आप।
मानव के रक्त नलियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वह हृदय के द्वारा रक्त के ऊपर लगाए गए दाबों के कारण होता है। अर्थात रक्त नलियों में रक्त दाब अत्यधिक दाब के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो जब दाबों के कारण रक्त नलियों में रक्त का प्रवाह होता है, जब दाबों के कारण प्रेशर के कारण रक्त नलियों में रक्त का प्रवाह होता है, तो कुछ रक्त इस रक्त नलियों से रिस कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। रिस कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलकर वो कहाँ जमा हो जाते हैं, लासिका नली में जाकर जमा हो जाते हैं। क्लियर हो गया। जब उच्च दाब पर रक्त नलियों से होकर रक्त का प्रवाह होता है, तब कुछ रक्त इन रक्त नलियों से रिस कर बाहर आ जाते हैं और बाहर रिसा हुआ रक्त लासिका नली में जाकर जमा हो जाते हैं। और लासिका नली में जमा ऐसे ही रक्त को लासिका नली में जमा ऐसे रिस कर आने वाले रक्त को रक्त ना कहकर हम क्या कहते हैं, लासिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी लिम्फेटिक सिस्टम में कितने कंपोनेंट शामिल है, 3 कंपोनेंट शामिल है। कौन, लिम्फ शामिल है, लिम्फ वेसल्स शामिल है और लिम्फ। क्लियर बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत। अब आते हैं कि लासिका तो एक प्रकार का रक्त ही है ना, रिस कर बाहर निकला तो रक्त ही हुआ ना। लेकिन लासिका का रंग लाल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब रक्त नलियों से रिस कर ब्लड बाहर आते हैं तो केवल WBC और प्लाज्मा ही रिस कर बाहर निकल पाते हैं। RBC और प्लेटलेट्स रिस कर बाहर नहीं निकल पाते। यानी लासिका में रक्त के 2 ही कंपोनेंट हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा कौन, WBC। यानी लासिका में RBC और प्लेटलेट्स की क्या होती है, कमी होती है। लासिका में RBC और प्लेटलेट्स की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। अब जब लासिका में RBC उपस्थित नहीं है तो निश्चित तौर पर इसका रंग लाल होगा, नहीं होगा। तो मानव में परिवहन को कुछ हद तक संभालने के लिए मानव में परिवहन की व्यवस्था मुख्य रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही निभाई जाती है। लेकिन कुछ परिवहन का कार्य लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भी अंजाम दिए जाते हैं, जिस लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड शामिल है। हालांकि इस लिम्फेटिक सिस्टम को हृदय से कोई लेना देना नहीं है। यह सिस्टम परिवहन का कार्य करती है लेकिन मुख्य रूप से नहीं। और परिवहन में यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हो गया। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम को हृदय से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चैप्टर समाप्त हो गया है। क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं? अब क्वेश्चन में 1 क्लास लग जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर पाएंगे क्या? आइए अगला क्लास। और हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, कि बायोलॉजी में इतना लेट लग रहा है। तो बायोलॉजी में लेट लगेगा क्योंकि देख रहे हैं ना, एक ही चीज, मतलब थ्योरी भी करवाना है, प्रश्न करवाना है। तो टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद जब केमिस्ट्री चालू करेंगे ना, तो केमिस्ट्री में प्रश्नों का सिर्फ उत्तर करते जाएंगे।
चूंकि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है इसीलिए सोच रहे हैं कि प्रश्न भी आपको करवाते चले। केमिस्ट्री में प्रश्न करवाने का कहेंगे कि आप खुद से कर लीजिए, वैसे भी बायोलॉजी में आप कर रहे हैं तो थ्योरी होने के बाद प्रश्नों में बहुत कम दिक्कत रह जाता होगा। मिलिए अगले क्लास में। आराम से निकलना है, रुक जाइए न, कायल हर बना रहे हैं, लगता है कि सब कूद कर जाइएगा। अनुराग, याद नहीं होता है। याद नहीं होने का एक ही काम है कि बैठते नहीं है। बैठने का हुनर विकसित कीजिए। 8-10 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि दारोगा बनने के लिए इतना मेहनत तो दोस्तों जरूरी है। तो बैठिए। क्लास के बाद हर संभव बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा रोशन सर बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो जाएगा प्लीज, बिल्कुल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर सारा ऑब्जेक्टिव आप याद कर लिए हैं तो। आकाश मिश्रा, हाँ 23 या 24 दिसंबर को एसएससी का एग्जाम होगा। केमिस्ट्री के नोट्स, केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे ना, तो केमिस्ट्री का थ्योरी क्लियर करते जाएंगे जिस तरह अभी बायोलॉजी का कर रहे हैं, और प्रश्नों का आपको आंसर उपलब्ध करवा देंगे। और जो 1-2 प्रश्न में आपको दिक्कत रह जाएगा तो उसको बाद में हम ले लेंगे, डिस्कस कर देंगे। याद हो जाता है, भूल जाते हैं, तो फिर से याद करिए, और क्या कर सकते हैं। आरोही, मेरे बारे में बोल दीजिए, क्या बोलते दरोगा बनिए, हम मिलिए उसके बाद, और क्या बोले। बायो के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दरोगा परीक्षा में बायो के बाद केमिस्ट्री का ही ज्यादा रोल रहता है। गौतम कुमार, सोनी यादव, आरोही, हसन राजा। फॉर्म कब तक आएगा? देखिए कल 2 दिन से तो हल्ला हो रहा है, दरोगा का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आ जाएगा तभी हमको पता चलेगा, और उसके बाद तुरंत आपको भी चल जाएगा, तो हड़बड़ाइए नहीं। अमित आनंद, इंदल कुमार, केमिस्ट्री का नोट ले सकते हैं? नहीं, अभी नहीं लीजिए, थोड़ा बदलाव करके आप लोगों को नोट्स अवेलेबल कराएंगे आपके बैच में, तो अभी मत लीजिए। अभी केमिस्ट्री पढ़ने का मन है तो लूसेंट ही पढ़िए, या लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पढ़िए। नोट्स अभी नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर रहे हैं, और वीडियो से कर लिए तब तो और बेहतर हो गया,
जब पढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा।